आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हाल ही में अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने इंडिया को दी है वार्निंग कि जो आप वेपन्स बेच रहे हो आर्मेनिया को, इससे आर्मेनिया बच नहीं पाएगा और जो आपका ये मूव है आर्मेनिया को हथियार प्रोवाइड करने का, ये हम अनफ्रेंडली मानते हैं। या प्राइम मिनिस्टर मोदी की जहां तक बात है दोस्तों, पीएम मोदी ने बोला है कि ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं वर्ल्ड इज इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस, दुनिया एक क्राइसिस के बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रहा है। योर वॉइस इज इंडियाज वॉइस, योर प्रायोरिटीज आर इंडियाज प्रायोरिटीज, सेज प्राइम मिनिस्टर मोदी आफ्टर वर्चुअली इनॉग्रेटिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। कभी डोनेशंस ले आते हैं जैसे जेनेवा के अंदर। दोस्तों, दुनिया में सबसे टॉप पर मानी जाने वाली जापान के इंजन की तकनीक को अपनाने के लिए भारत ने इनकार कर दिया है। हाल ही में अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने इंडिया को दी है वार्निंग कि जो आप वेपन्स बेच रहे हो आर्मेनिया को, इससे आर्मेनिया बच नहीं पाएगा और जो आपका ये मूव है आर्मेनिया को हथियार प्रोवाइड करने का, ये हम अनफ्रेंडली मानते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्मेनिया को नहीं बचा पाएंगी भारतीय मिसाइलें। मोदी सरकार का कदम गैर दोस्ताना, ये अजरबैजान ने एक वार्निंग में कहा है इंडिया को। ना इसके बारे में आपको बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे, मगर सबसे पहले ना ये पूरी स्टोरी रिपोर्ट करी थी अजरबैजान के मीडिया ने। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये यहाँ पर स्टेटमेंट है अजरबैजान के प्रेसिडेंट की। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कहा है, ये अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया उन देशों में से है जो आज के समय आर्मेनिया को वेपन सप्लाई कर रहा है। ये जो मूव है आर्मेनिया को वेपन सप्लाई करने का, हम इसको मानते हैं कि ये अनफ्रेंडली है, बिकॉज दीज वेपन्स, ये ऑफेंसिव वेपन्स हैं। ये बात कह रहा है अजरबैजान कि इंडिया अटैक करने वाले वेपन्स दे रहा है आर्मेनिया को और इन हथियारों का सिर्फ एक ही टारगेट है, अजरबैजान। अब आप यहाँ पर कहोगे वेट, दो देश यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं काफी बार, आर्मेनिया अजरबैजान। एक बार मैप में आपको दिखा देता हूं दोनों देश कहां पर है, फिर आगे आपको बताऊंगा कि हाल ही में क्या डेवलपमेंट्स हुई है जिसको लेकर अजरबैजान काफी गुस्सा है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे टर्की के बिल्कुल साथ में ना आपको एक देश दिखेगा आर्मेनिया। अजरबैजान और टर्की के बीच में बिल्कुल सैंडविच हो रखा है ये देश आर्मेनिया। अब इस एरिया में रिलीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जियोपॉलिटिक्स में। आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, आबादी बहुत कम है, यहाँ पर 27-28 लाख की आबादी है आर्मेनिया की। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये है अजरबैजान। अजरबैजान और टर्की दोनों ये इस्लामिक कंट्रीज हैं। नाउ दोनों देश टर्की और अजरबैजान आर्मेनिया से नफरत करते हैं। दोनों की कोशिश रहती है कि आर्मेनिया का इन्फ्लुएंस रीजन में ना बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जहां तक बात है दोस्तों, पीएम मोदी ने बोला है कि ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं वर्ल्ड इज इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस, दुनिया एक क्राइसिस के बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रहा है। योर वॉइस इज इंडियाज वॉइस, योर प्रायोरिटीज आर इंडियाज प्रायोरिटीज, सेज प्राइम मिनिस्टर मोदी आफ्टर वर्चुअली इनॉग्रेटिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वो है जो सदर्न आप देखेंगे हेमिस्फीयर की जो कंट्रीज हैं, जो साउथ में कंट्रीज हैं, उनकी आवाज बनने की कोशिश करी। और G20 के पहले ये समिट करवाया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कहना है कि यार हम आपकी आवाज बनेंगे, आपकी आवाज भारत की आवाज बनेगी, भारत आपकी आवाज बनेगा, आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो भारत की प्रायोरिटीज होंगी। यानी कि भारत ने बोला है जो गरीब मुल्क हैं हम उनको अपने साथ लेके चलेंगे। मुझे लगता है बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक कदम प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर एस जयशंकर ने उठाया है, जहां पर वर्चुअली सबको एक साथ ले लिया और बोला, बेसिकली एजेंडा सेट कर दिया उन्होंने G20 का। मैं आपको बताऊं, एजेंडा सेट कर दिया। इनको शायद 1 जनवरी से सदारत मिली थी, प्रेसिडेंसी मिली थी G20 की, और जनवरी के ही महीने में इन्होंने कर दिया खेल। दोस्तों, दुनिया में सबसे टॉप पर मानी जाने वाली जापान के इंजन की तकनीक को अपनाने के लिए भारत ने इनकार कर दिया है। भारत का ये फैसला देखकर पूरी दुनिया के साथ साथ जापान खुद हैरान रह गया है, क्योंकि इसकी तकनीक का मुकाबला करने की ताकत अगर किसी में है तो वो है अमेरिका। उसके बाद भी भारत ने जापान की इस तकनीक के लिए इनकार कर दिया है। एमका के इंजन को लेकर जापान ने एंट्री की है। उसने 150 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को डेवलप किया है। ये बहुत ही ताकतवर इंजन है। बताया जा रहा है कि दुनिया के सबसे तेज और ताकतवर लड़ाकू विमान F-35 और F-22 रैप्टर में लगाए जाने वाले इंजन से भी ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि ये कितना शक्तिशाली इंजन है, और ये माना जा रहा था कि भारत इसके लिए हामी भर सकता है। लेकिन भारत ने जापान के इस महाशक्तिशाली इंजन के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है।
दरअसल इसके पीछे कुछ कारण है जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, जापान जिस इंजन के निर्माण पर काम कर रहा है XF9, इस इंजन की लंबाई है 400 सेंटीमीटर और चौड़ाई 98 सेंटीमीटर है। वहीं इसका ड्राई वेट 1550 किलो है। दोस्तों, आपको बता दें कि ड्राई वेट का मतलब होता है कि इंजन को फाइटर जेट में फिट करने के लिए बहुत कम जगह की जरूरत हो और साथ ही ये हाई थ्रस्ट को भी जनरेट कर सके। इसकी ताकत भी काफी ज्यादा है, ये 150 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है। दोस्तों, भारत का रफाल के दोनों इंजन मिलाकर 150 न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट कर सकते हैं। साथ ही ये मीडियम वेस्ट कैटेगरी के विमान हैं, जिसके कारण इसे बहुत शक्तिशाली विमान माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारत के पास सुखोई F-30 लड़ाकू विमान भी है, जो काफी भारी भरकम लड़ाकू विमान है। लेकिन इस इंजन को सुखोई के लिए XF9 इंजन परफेक्ट माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल सुखोई में नए इंजन को जोड़ने की बात नहीं चल रही है। वहीं आने वाले 10 सालों में भी ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं जिससे कहा जा सके कि भारत सुखोई F-30 को अपग्रेड करके निर्माण करेगा, जिसके कारण जापान का इंजन भारत के लिए फिट नहीं बैठता है। वहीं एमका को लेकर बात करें तो जापान का ये XF9 150 किलो न्यूटन थ्रस्ट तो जनरेट करता है, लेकिन अभी इस इंजन की लो एटीट्यूड और हाई एटीट्यूड पर कैसी परफॉर्मेंस है और साथ ही गर्म इलाकों जैसे रेगिस्तान और ठंडे इलाके जैसे लद्दाख में जहां तापमान बहुत कम होता है, वहां ये कैसे काम करेगा। इसके साथ ही यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी रहती है। ऐसे एरिया में इन इंजन की परफॉर्मेंस कैसी होगी इसके बारे में अभी पता नहीं है। यहाँ अभी कोई टेस्ट नहीं किया गया है और इस तरह के टेस्ट को पास करने के लिए करीब 5 से 6 साल का समय चाहिए। लेकिन भारत इतना वक्त इस इंजन के इंतजार में नहीं बिता सकता है, वो जल्द से जल्द इसे डेवलप करना चाहता है, इसलिए भी जापान को भारत ने मना कर दिया है। इसके अलावा भारत इस लड़ाकू विमान के इंजन को लेकर मामला इसलिए भी लटकाया हुआ है क्योंकि वो इस इंजन को खरीदने के साथ साथ भारत इसकी टेक्नोलॉजी भी खरीदना चाहता है और इसके लिए ब्रिटेन की कंपनी राजी नहीं थी। उसके मना करने के बाद भारत ने फ्रांस से बात शुरू की है। वहीं जापान भी कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी बेचता नहीं है, इसलिए भारत जापान के इंजन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस इंजन को लेकर जो परेशानी चल रही है वो कब खत्म होगी और भारतीय वायुसेना को ये ताकत हासिल होगी।